हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपवाह है उसका मतलब ही हमें समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अपवाह तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो अपवाह का मतलब है कि जल का नदियों, तालाबों, झीलों, नालों इन सब के रूप में बहना क्या कहलाता है? अपवाह। यानी कि पानी का विभिन्न रूपों में बहना जो है वो अपवाह कहलाता है। ठीक है, अब आगे से पढ़ते हैं। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जब एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, तो अलग अलग जगहों से निकल के वो जो पानी की धाराएं हैं वो मिल जाती हैं, तब एक नदी का निर्माण करती है। फिर ये नदी जो है क्या करती है? नदियों का निर्माण होने के बाद इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। आपको पता है कि नदियों का पानी कहाँ जाकर मिल जाता है? किसी बड़े तालाब में, झीलों में, समुद्रों में, महासागरों में जाकर बहता है। तो पहले ये जो है छोटे छोटे जगहों से निकलती हैं, पहाड़ों वगैरह से, फिर एक नदी के रूप में बहती हैं और फिर ये जाकर बड़े जलाशय या बड़े झीलों में और सागर, महासागरों में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का, यानी कि जिस जगह का जल जो है बहता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है और इसको हम जो है जल विभाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है जल विभाजक, यानी कि जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र होता है, जैसे पर्वत होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, या कोई भी ऊंची भूमि जो है जब दो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है। ठीक है, यानी कि ये जैसे पहाड़ है और इधर से भी पानी निकल रहा है, इधर से भी पानी निकल रहा है, तो बीच में जो है पहाड़ आ गए या कोई ऊंची भूमि आ गई और इसने इन दोनों क्षेत्रों को बांट दिया, तो उसे क्या कहेंगे? जल विभाजक। जैसे ये बीच में ये जल विभाजक आ रहा है, इधर जो है हमारी जल द्रोणी थी, इधर भी थी, बीच में जो है पहाड़ या पर्वत जो भी आ गया तो ये दोनों जो है बीच में से बट गई, तो इसको क्या कहते हैं? जल विभाजक। ठीक है, उसके बाद है भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर हम भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली है हिमालय की नदियाँ और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय की नदियाँ कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह हैं, तो इस वजह से हिमालय की नदियाँ अलग हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ अलग हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो हैं वो बारहमासी होती हैं। अब ये एक रीज़न पूछेंगे कि हिमालय की नदियाँ बारहमासी क्यों होती है? बारहमासी यानी कि 12 पूरे जो हमारे 12 मंथ्स हैं, 12 मास हैं, तो पूरी उसे बारहमासी क्यों कहा गया है हिमालय की नदियों को? क्योंकि जो है हिमालय पे हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो बर्फ़ पिघलने की वजह से नदियों में हमेशा पानी रहता है, इसलिए वहाँ की नदियाँ बारहमासी कहलाती, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, हमेशा हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल होता है। तो इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊँचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी, यानी कि बर्फ़ के द्वारा भी पानी मिलता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर से, यानी कि हमारा जो नॉर्थ ऊपर का एरिया है भारत का, वहाँ से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अब देखिए नीचे गार्ज लिखा है इसमें कि इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। ये हमारा गार्ज, क्योंकि ये जो है पर्वत है, ये भी पर्वत है, तो इसको बीच में से काट के जो है पानी ने अपनी जगह बना ली है, तो इसी जगह को क्या कहते हैं? गार्ज। ठीक है, तो इस तरह से पर्वतों को काट काट कर नदियाँ बहती हैं, अपने लिए रास्ते बनाती हैं, तो वही जो है रास्ता जो इन्होंने बनाया है इसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। और हिमालय की नदियाँ जहाँ से उत्पन्न हुई हैं वहाँ से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं, और इस बीच में वो जो है ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं।
यानी कि जब नदी बहती है तो अपने साथ जो है, जब जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुई है नदी, तो वो पूरा समुद्र यहाँ है, तो यहाँ तक जाने में बीच में पता नहीं क्या क्या रास्ते में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज़मीन को अगर ये काटती है तो वहाँ से जो है वहाँ के मिट्टी, कंकड़, पत्थर सबको अपने साथ लेकर चलती है। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे, भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है, यानी कि अपने साथ लेती हुई चलती है और वहाँ से हटाती हुई चलती है भूमि पर से। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी नदियाँ निक्षेपण का आकृतियों का निर्माण करती रहती हैं। वही जो मैंने अभी समझाया कि पूरे रास्ते में ये जो है कई जगहों पर जो है भूमि को काटती हुई चलती है। अब देखिए इस वाले पिक्चर में आपको ठीक से समझ आएगा, ये नदी का स्रोत है, यानी कि यहाँ से ये नदी निकली है, या ये ऊपर का भाग है सारा, यहाँ से ये आ रही है, बीच रास्ते में जो है ये अपर्दन करती हुई चल रही है, ज़मीन को खिसका रही है, मिट्टी कंकड़ अपने साथ लेते जा रही है। बीच का भाग है मध्य भाग। उसके बाद क्या हो गया, देखो ये विसर्प हो गया, यहाँ पे भी ये अलग हो गया हिस्सा। उसके बाद गोखुर झील, यानी कि एक अलग सी झील बन गई है, इस पानी से कट के एक अलग झील बन गई है। फिर ये निचला भाग है और यहाँ पर ये डेल्टा बना रही है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा यानी कि जो भी ये रास्ते में अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी अपने साथ लेकर आई है, वो यहाँ पर जब पानी यहाँ पे तेज़ भाव से बह रहा है, लेकिन नीचे आते आते ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जब स्लो होता जाएगा तो ये आगे निकल जाएगी नदी, और यहाँ पर जो भी इसके कण हैं, मिट्टी, कण, रेत, बालू जो है सब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और इससे जो है ऐसा पहाड़ सा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, उसके बाद है अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा था जो है हिमालय की नदियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती है। मौसमी यानी कि मौसम के हिसाब से बहती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि हिमालय की नदियों में जो है वर्षा का पानी भी आता है, उसके अलावा बर्फ़ से जो पिघलता है पानी वो भी रहता है, इसलिए वो 12 मासी होती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो मौसमी होती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ वर्षा के पानी ही होता है, उसके अलावा कोई पानी नहीं मिलता। इस वजह से जो है जब गर्मियों का सीज़न आता है शुष्क मौसम में, तो इनका जल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जब पानी जो है बहुत कम होता है तो वो धीरे धीरे बहता है। ठीक है, और धीरे धीरे बहकर अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर तेज़ स्पीड में आएगा तो एक ही लाइन से चलेगा, लेकिन अगर जब धीरे धीरे आएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो वो कई दिशाओं में बढ़ जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई कम तथा छिछली हैं, क्योंकि हिमालय की नदियाँ बड़ी हैं, सिंधु, गंगा, और ये जो हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ ये कम हैं, इनकी लंबाई कम है और छोटी हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ यानी कि इधर तरफ, जैसे ये भारत है तो ये पश्चिम इधर की तरफ, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, सॉरी इधर पश्चिम है और इधर पूर्व, तो ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, इधर की साइड। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब हिमालय की नदियों के बारे में कि कौन कौन सी है हिमालय की नदियाँ। तो सबसे पहले है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है नेम कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ लंबी है और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र वर्ड आया है इसमें। नदी तंत्र मतलब जब एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो है मिलती हैं आकर, तो उसको क्या कहते हैं, नदी तंत्र। जैसे कि मान लो ये हिस्सा है, यहाँ पर ही नदी भी मिल रही है आकर, उसकी सहायक नदियाँ सारी यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया, नदी तंत्र हो गया। अब है सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले हम पहली नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी कि सिंधु नदी का तंत्र जहाँ से उसकी नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है। ऊपर आपको पता है सबसे पहले भारत के मैप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, और इधर पश्चिम का एरिया, इधर पूर्व है। ठीक है,
तो ये जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से, यानी कि यहाँ से प्रवेश करती हुई बहती है और यहाँ पर जो है एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर है और नूबरा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। अब देखिए, आपको मैप से समझाती हूँ मैं। ये है हमारी सिंधु नदी, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर ही हमारा लद्दाख है, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हुए ये देखो यहाँ पर जा रही है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आकर ये मिल जाएंगी, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है सिंधु नदी बलूचिस्तान से आती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में आकर जो है मिल गई, सिंधु नदी और उसकी सारी सहायक नदियाँ, ठीक है। उसके बाद है सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है वो बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि सिंधु नदी का जो 1/3 से अधिक भाग है वो भारत के जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और पंजाब में, ठीक है, और शेष भाग जो है वो पाकिस्तान में। और सिंधु नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और उसकी लंबाई भी बताई हुई है 2900 किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। अभी हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, अब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिलती है। यानी कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है, जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से इसमें आकर मिलती है, ठीक है। यानी कि एक और नदी है अलकनंदा जो उत्तराखंड से आकर इसमें मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये मैदान के क्षेत्र में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि गंगा से हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां जो गंगा में मिलती हैं, तो वो हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। बहुत ही आसान तरीका याद करने का कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि यमुना नदी जो है वो कहाँ पर आकर गंगा से मिल जाती है, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है यमुना नदी गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बना देती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो आने वाली नदियां हैं उनमें कौन सी आती है, चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम और इनके पानी की मात्रा भी कम होती जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि गंगा की जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं और पूरे वर्ष भर बहती हैं, लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय वाली नदियां हैं इनकी लंबाई भी कम होती है और पानी की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि सिर्फ ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो एक वितरिका है जो दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से भी जानी जाती है। ये ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो मेघना के नाम से भी जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो यह है पश्चिम
बंगाल में। अब हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं इसको। गंगा नदी जो है हमारी यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर बह रही है। यहाँ पर देखो इसमें यमुना नदी भी यहाँ पर आकर इसमें मिल गई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पर गंगा नदी यहाँ पर जा रही है, बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश से यहाँ पर बढ़ गई ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी से भी मिलती है और इधर की साइड आती है और इधर बंगाल की खाड़ी में भी आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखेंगे जब अपनी बुक्स में, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसको जब एक एक लाइन्स को दोबारा से रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, किस नाम से जानी जा रही हैं और किस तरह से बह रही हैं। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा टाइम दे के देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, एक लाइन को रीड करना पड़ेगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। इसमें अम्बाला नगर के बारे में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा गंगा, पहले हमने पढ़ा सिंधु, फिर गंगा, अब तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व और सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। हमने पढ़ा था सिंधु सबसे लंबी नदी, अब यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई सिंधु से भी अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है, लेकिन ये भारत से बाहर की तरफ है ज़्यादा। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग। ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इनसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, यानी कि ठंडा और शुष्क, जहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा जो जिसमें नमी नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, उमस नहीं होती। यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। नदी में पानी भी कम है और जो बालू वगैरह होता है वो भी बहुत कम है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलती है तो वहाँ पर तो बढ़ जाती है फिर पानी की मात्रा भी। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है मतलब इतने ज़्यादा ऊंचाई से जो है वर्षा ऋतु में अपने किनारों से भी ऊपर बहने लगती है कि असम और बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बनती है। उत्तर भारत की अनेक नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। यानी कि और नदियों के मुकाबले इस नदी में जो है सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग धाराओं में बढ़ती रहती है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि हमारा भारत है तो इधर क्या है, हमारा पश्चिम और इधर पूर्व है, तो ये जो नदियां हैं ये पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इधर स्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वहाँ पर ही डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियाँ छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जॉर्दन मुख का निर्माण करती हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, जो हमारा पश्चिम की तरफ का एरिया है वो थोड़ा छोटा है और जो पूर्व की तरफ का एरिया है वो बड़ा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा संकरा है और इधर जो है काफ़ी चौड़ाई है, तो इधर की जो है धाराएं हैं वो काफ़ी छोटी। अब पढ़ते हैं नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। यह पश्चिम की ओर ब्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से ये नदी गहरे गार्ड से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है।
तो हम जो है अब जो सारी द्रोणियों के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, इन सब द्रोणियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम इसको जो है थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो सबसे पहले नर्मदा द्रोणी है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से हुआ है और यह जो है पश्चिम की ओर एक ब्रज घाटी में बहती है। ठीक है। और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से ये गहरे गार्ज से बहती है। गहरा गार्ज हमने ऊपर पढ़ा था, गार्ज क्या होता है। और जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ पर ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अब उसके बाद है हमारा तापी द्रोणी। ठीक है, अभी ये भी बचा है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं और इनमें से अधिकतर जो है समकोण पर मुख्य धारा से बहती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो हमें याद रखना है कि नर्मदा द्रोणी जो है उसका वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? मध्य प्रदेश में और गुजरात के भागों में फैली हुई है और इसकी सारी सहायक नदियाँ जो है बहुत ही छोटी हैं। सेकंड है हमारा तापी द्रोणी। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है और यह भी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है और इसकी द्रोणी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। जो हमने नर्मदा पढ़ी थी, नर्मदा का हमने कहाँ पर पढ़ा था? मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है। और तापी का भी जो है वो देखो यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो आपको ये याद रखना है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो बहुत संकीर्ण है। मैंने आपको ऊपर दिखाया था मैप में कि जो इधर का एरिया है उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए वहाँ की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार। और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये बहती है। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। अब हम थर्ड पढ़ेंगे गोदावरी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। और ये कहाँ बहती है? ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और यह बहकर कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो बहती तो महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलती है, वहाँ की ढालों से निकलती है, लेकिन गिरती कहाँ पर है? इधर पूर्व की साइड में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय, इसलिए ये काफ़ी लंबी नदी हो गई। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्योंकि जब ये इधर की साइड से बहेगी तो ये बीच में जो है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश में भी आएगी, उड़ीसा में भी आएगी, आंध्र प्रदेश में भी आएगी, तब जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। अंतिम तीनों यानी कि मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हमेशा कि सबसे जो दक्षिण गंगा है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं महानदी द्रोणी। महानदी जो द्रोणी है उसका उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। ठीक है, अभी तक हम जो द्रोणी पढ़ रहे थे, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वहाँ से निकली है, लेकिन महानदी जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकली है और यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी अववाह द्रोणी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये भी लंबी है 1400 किलोमीटर, क्योंकि ये महाराष्ट्र से निकलकर फिर बंगाल की खाड़ी में आकर बहेगी, तो ये लंबी हो गई। तुंगभद्रा, कोयना, घाटभद्रा, घाटप्रभा, मुसी और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। नेक्स्ट है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
इसकी लंबाई है 760, तो ये थोड़ी कम लंबी है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। ठीक है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है। ये सुवर्णरेखा जो है, सुवर्णरेखा ये इस नदी पर जो है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी का अगर आपने नाम सुना हो तो वो जो है सुवर्णरेखा नदी तट पर ही स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे, हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। झीलों के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि झीलें क्या होती हैं। तो भारत में भी बहुत सी झीलें हैं और एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न हैं, यानी कि आकार के हिसाब से और लक्षणों के हिसाब से जो है अलग अलग तरह की हैं। ठीक है। अधिकतर झीलें जो हैं वो स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ तो परमानेंट स्थायी होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें जो है वर्षा ऋतु में ही सिर्फ पानी आता है। ठीक है। कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ़ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि बर्फ़ की वजह से ही उनका, बर्फ़ के पानी के पिघलने की वजह से उनका निर्माण हुआ है। और कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों की वजह से हुआ है। मतलब कुछ तो प्राकृतिक रूप से जो है उनका निर्माण हुआ है और कुछ जो है मानव की क्रियाओं की वजह से या वायु, नदियों की वजह से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करती हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरे झील। अब इसको देखिए आप, जो अब देखिए ध्यान से समझना, विसर्प नदी। अब विसर्प नदी क्या होती है? जब नदी इस तरह से बहती है, ठीक है, इस तरह से आकार में बहती है, इस तरह से एस का आकार बनाती है। ठीक है। तो ये इस नदी को, इसको क्या बोलते हैं? विसर्प नदी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एरिया जो है छूट जाता है। ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? विसर्प नदी। जब ये इस तरह से बहती है तो ये क्या बनाती है? गोखुर झील का निर्माण करती है। अब इस तरह से जो ये जगह बच गई, यहाँ पर क्या होगा? गोखुर झील का निर्माण होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये तो है हमारी विसर्प नदी और इस तरह से ये गोखुर झील का निर्माण करती है। अब देखिए ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें समझ आ रहा होगा कि किस तरह से निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, स्पिट तथा बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करती हैं। अब क्या होता है, जब ये हमारी विसर्प नदी इस तरह से बहती है, उसके बाद जो है ये सीधी बहने लगती है एक दिशा में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इस तरह से बहती है तो लेगून का निर्माण होता है। स्पिट और बाररोधिका आया कि स्पिट और बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। अब लेगून क्या होता है? जैसे इस तरफ है हमारा समुद्र, ठीक है, अब ये नदी बह रही है सीधे, तो ये बीच में लेगून का निर्माण करेगी। अब ये लेगून क्या है कि यहाँ तक जाने से पहले ये लेगून बीच में आ जाएगा, यानी कि जो बालू, मिट्टी, कण होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर एक एरिया बना देते हैं समुद्र में जाने से पहले इसके पानी का। तो इस तरह से ये जो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक जैसे बीच में एक आड़ आ गई, तो इस तरह से जो बालू, रेत, कण होती है, इस तरह से एक एरिया बना देते हैं समुद्र में पहुंचने से पहले, और यहाँ पर जो है सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये है हमारा लेगून, और जो समुद्र है उसका पानी तो इस लेगून में जा सकता है, लेकिन ये जो लेगून है इसका पानी जो है समुद्र में नहीं जा सकता। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये है हमारा लेगून, इसको बोलते हैं लेगून। ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है ये जो है लेगून है। ठीक है। तो एक विसर्प नदी जो होती है वो इस तरह से जो है गोखुर झील का निर्माण करती है। फिर स्पिट और बार जो होती है वो यहाँ पर एक लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील और पुलिकट झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण वाली झील है, क्योंकि इसके नमक का जो प्रयोग है, इसके जल का उपयोग जो है वो नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। लवण झील यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो राजस्थान की सांभर झील जो है वो एक लवण झील है और इसका प्रयोग जो है नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में है, क्योंकि ये हिमानी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा बनी है, इसलिए वहाँ का जो पानी है वो मीठा है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से यानी कि बर्फ़ पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी से हिमानी मार्ग जो है वो बंध गए।
इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से हिमालय के क्षेत्र की जो मीठे पानी की झील है वो किस तरह से बनी, या तो हिमालय बर्फ़ के पिघलने से उनका निर्माण हुआ, या फिर किसी मिट्टी के मतलब शिला या फिर मिट्टी से हिमानी जो मार्ग थे वो बीच में बंध गए, इस वजह से उनका निर्माण हुआ। और इसके विपरीत जो जम्मू कश्मीर की वूलर झील है वो भूगर्भीय यानी कि ज़मीन के अंदर की क्रियाओं से बनी है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी? जम्मू कश्मीर की वूलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर की वूलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें। तो आप याद रख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा लवणीय झील राजस्थान की सांबर झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? एक तो वूलर झील है, डल झील है, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। मतलब लाइट के लिए, बिजली उत्पादन के लिए भी नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो उससे भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर और भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव का संतुलन बनाने में सहायता करती है। यानी कि जब ज़्यादा वर्षा के टाइम जब बाढ़ आती है तो उसको ये रोकने का कार्य करती है, और जब सूखा पड़ता है तो ये पानी के बहाव को संतुलन करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। तो इस तरह से ये हमारे झीलों के उपयोग हैं। अब है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों के बारे में सभी को पता है। नदी यानी कि पानी का एक स्रोत, तो पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये सभी जानते हैं। तो नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे पर स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है। सभी जानते हैं कि नदियों का हमारे लिए बहुत महत्व है। नदियों से हमें हर चीज़ के लिए पानी मिलता है, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौका संचालन के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदी में जो भी अब जो है बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हैं, कृषि में जो है इसकी मांग बढ़ रही है पानी की, और घरेलू उपयोग के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। तो हर चीज़ के लिए जब नदी से जो पानी आता है तो धीरे धीरे जो इसकी गुणवत्ता है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। नदियों से अधिक जल की निकासी की जा रही है और नदियाँ जो है सूखती जा रही हैं। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। लोग जो हैं सब कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का जो भी रासायनिक पदार्थ होता है सब नदियों में डाला जाता है, जिससे नदी की जो गुणवत्ता है, उसके पानी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। अतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनका स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार कीजिए और अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो इनका कहने का मतलब यही है कि आपने कभी भी इस तरह की योजनाओं के बारे में सुना है तो काफ़ी सारी योजनाएं, गंगा नदी परियोजना, इस तरह की कई परियोजनाएं जो है चलाई गई ताकि जो है नदियों के पानी को जो है प्रदूषण से मुक्त किया जाए। लोगों को सचेत किया जाए कि लोग जो है नदियों में कूड़ा कचरा ना डालें, जैसे कि पूजा की सामग्री वगैरह ना डालें, पशुओं को ना नहलाएं। उसके अलावा जो औद्योगिक सामान है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ है उसको नदियों में ना बहाया जाए, पहले उसको स्वच्छ किया जाए, उसके बाद उसका
प्रवाह किया जाए। तो इस तरह से बहुत अधिक उपाय हैं हमारे पास जिससे जो हम नदियों के प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।